तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे आ रहा था सी, और सी कैपेसिटेंस है, आप जानते हैं है वी के इक्वल होता है क्यू का यूनिट कूलम और वी वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट विच इज नोन एज फैरेड। तो ये तो हो गया कैपेसिटेंस का यूनिट। उसके बाद C इज इक्वल टू Q बाय V। इस इक्वेशन से रिलेटेड अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर हम कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। बाकी स्टूडेंट्स भी इससे एग्री करते हैं? नो सर। क्या होगा सर ये जस्ट वोल्टेज जो है ना वो इंडिकेशन देती है, जबकि कैपेसिटेंस जो है ना वो Q और V पे डिपेंड नहीं करती। कि बात वोल्टेज बढ़ाएंगे ना तो चार्ज भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ऊपर आप प्रोपोर्शनलिटी पढ़ के आए। वो प्रोपोर्शनलिटी की कि बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज यू कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो जब ये दोनों क्वांटिटीज प्रोपोर्शनली इंक्रीज कर जाएंगी तो जो कैपेसिटेंस है इट विल रिमेन सेम। ठीक है। अब बुक में एक बात लिखी है कि जो कैपेसिटेंस है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, चार्ज और वोल्टेज पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती। तो जिन बच्चों के पास पहले ये आइडिया था कि वोल्टेज चेंज करने से कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है, वो इसको ऑल्टर कर लें। वोल्टेज और चार्ज का डायरेक्टली कैपेसिटेंस पे कोई असर नहीं। कैपेसिटेंस अगर चेंज करनी है तो किन चीजों को चेंज करना पड़ता है? एक बुक में लिखा हुआ है जियोमेट्री, और एक लिखा मीडियम। ठीक है। अब हम अगली स्लाइड पे ये देखेंगे कि हम जियोमेट्री और मीडियम को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो C इज इक्वल टू क्यू बाय वी लिख कर हम बुक वाली डेरिवेशन देखते हैं कि चार्ज जो होता है वो सिग्मा ए के बराबर होता है, V जो होता है वो ई डी बराबर होता है, यहाँ पे ई डी के बराबर है। सिग्मा ए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स होता है, वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनती है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ठीक है। तो बच्चों C इज इक्वल टू ए बाई डी इंटू एप्सिलॉन, इसको अगर इस तरह लिखें तो A बाई डी जो है यानी एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये चीज किस कैटेगरी में आ जाती है? ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ एप्सिलॉन नॉट आएगा, उसी के साथ एप्सिलॉन आर आएगा, ये है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। और इस मीडियम का होना जरूरी है, या इसको डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो इक्वेशन है C एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, इसका मतलब है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एयर या वैक्यूम है, और अगर हम कोई और मीडियम प्लेस कर देते हैं, उसको हम लिखते हैं सी मीडियम, तो हम लिखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। अब इसके बाद आपने ये चीज देखनी है कि वैक्यूम पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आपको पता है कि रेशियो किसके इक्वल आती है? एप्सिलॉन आर के इक्वल। तो अगर हमें किसी भी बच्चों मटेरियल का एप्सिलॉन आर फाइंड करना होता है ना, तो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम कैपेसिटर के जरिए कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक के बारे में वो जितनी वैल्यूज है ना उनको कैलकुलेट करने का एक बड़ा आसान मेथड है, और वो आसान मेथड ये हो सकता है कि हर कैपेसिटर ले वैक्यूम के साथ उसकी कैपेसिटेंस फाइंड कर लें, फिर हम मीडियम जो भी डाइलेक्ट्रिक हम करें और फिर उसकी कैपेसिटेंस फाइंड करें। जब हम दोनों वैल्यूज की रेशियो लेंगे तो हमें उस मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक जो है वो पता चल गई। एप्सिलॉन आर फिर उसी तरह एक और बात क्लियर होती है, क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज की रेशियो है तो एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ तक की स्लाइड आप बच्चों को समझ आ गई है तो मुझे जरा कंफर्म कर दें। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। ये एप्सिलॉन कौन सा है? एप्सिलॉन नॉट है कि एप्सिलॉन आर? ये वाला एप्सिलॉन आर है। एप्सिलॉन नॉट तो साथ रहेगा ही, हर वक्त रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई और, मतलब लेट से आपने प्लास्टिक रख दिया है, आपने वुड प्लेस कर दी है, वाटर प्लेस कर दिया है, कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दिया, तो फिर एप्सिलॉन आर के साथ इक्वेशन लिखेंगे कि देखें ये सी मीडियम और ये सी वैक्यूम। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो विद वैक्यूम तकरीबन 4 माइक्रोफैरड है।
और जब हम उसके दरम्यान एक मीडियम प्लेस कर देते हैं तो अब उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 16 माइक्रोफैरड है। तो व्हाट कैन यू टेल अबाउट द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? 4 माइक्रोफैरड। 4 माइक्रोफैरड नहीं, जस्ट 4, क्योंकि एप्सिलॉन आर फाइंड करने के लिए आपने सी मीडियम को सी वैक्यूम पे डिवाइड करना है। तो सी मीडियम कितना है? 16 माइक्रोफैरड। और सी वैक्यूम कितना है? 4 माइक्रोफैरड। तो 4 से 16 और माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास देखने वाली समझने वाली बात ये है बच्चों कि सी मीडियम जो है वो ग्रेटर आता है सी वैक्यूम से। ठीक है, तो रेशियो ऑफ सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये बात तो मैंने आपको पहले भी एक बार बताई थी पिछले लेक्चर में कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। किसके लिए? इंसुलेट के। वेरीफाई करें ये बात ओके सब? अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो कुछ यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। देखें, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। कोई बच्चा मुझे रिकॉल करवा वैल्यू और यूनिट क्या थे? 9 times 10 to the power 9. 8.85 into 10 की पावर -12। कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखें कैपेसिटेंस यूनिट फैरेड, एरिया मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस मीटर, साथ आ गया एप्सिलॉन नॉट। मीटर से 1 मीटर हो गया कैंसिल, तो फैरेड ये मीटर इधर डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट का एक यूनिट होता है कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एक कैपेसिटेंस के मीनिंग में होता है फैरेड पर मीटर। मतलब ये आ जाए ना क्वेश्चन आपको कि फैरेड पर मीटर जो है वो किस चीज का यूनिट है, तो आप जवाब देंगे इट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नोट डाउन कर लें इस चीज को, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का एक और यूनिट फैरेड पर मीटर भी होता है। कल हमने क्या डायमेंशंस को डिस्कस किया था लेक्चर में? नो सर। अच्छा चलें, क्योंकि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना उसमें डायमेंशंस की बात करते हैं। पहले तो हम बेसिक डायमेंशंस को तो जानते हैं ना, एक होती है मास, फिर एक होती है लेंथ, फिर एक होता है टाइम। मास की डायमेंशन m, लेंथ की l, टाइम की t। मास का यूनिट kg, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकंड। तो आप इन तीन क्वांटिटीज की मदद से बच्चों फर्स्ट ईयर के तो सारी डायमेंशन जो है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, बट सेकंड ईयर में जैसे ही आते हैं तो चार्ज और करंट इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड एक पहली क्वांटिटी आती है, तो इसका फॉर्मूला है F/Q। अब एन मुमकिन आपको फोर्स का फॉर्मूला याद हो और आप फोर्स की डायमेंशन जानते हो, लिखनी भी आती हो, बट अगली चार्ज को डील करने से पहले ये तीनों की तीनों बेस क्वांटिटीज हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में बेस क्वांटिटी क्या है? करंट का यूनिट है एम्पेयर। तो हम करंट की ना डायमेंशन को अल्फाबेट ए से डिनोट कर लेते हैं। सिर्फ ये वाली डायमेंशन बच्चों ऐड करने से ना आपको सेकेंड ईयर की हर डायमेंशन क्लियर हो जाएगी। वो कैसे? करंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है? Q by T। यहाँ से चार्ज को अलग करें, लिखें I मल्टीप्लाई बाय T। तो वांट टू नो व्हाट आर द करंट की डायमेंशन क्या लिखेंगे? A। टाइम की डायमेंशन क्या लिखेंगे? T। तो इस डायमेंशन को पहले अच्छी तरह हजम कर लें, क्योंकि ये बात समझ आ गई तो आगे कुछ मुश्किल नहीं होने जा रहा। तो चार्ज की डायमेंशन क्या होगी? ए टी। ए डायमेंशनल अल्फाबेट हमने यूज किया है करंट के लिए, और टी यूज किया है टाइम के लिए। इसी इक्वेशन से अगर यूनिट बनाए तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ए एम्पेयर के लिए यूज हो रहा है और टी सेकंड के लिए यूज हो रहा है। मुझे यहाँ तक बता दें सब बच्चे कि आपको चार्ज वाली डायमेंशन क्लियर होगी? यस सर। ठीक है, अब देखें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स की डायमेंशन किसी बच्चे को याद है क्या?
kg meters per second square. kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसको हमने डायमेंशंस की सूरत में लिखना है तो mld - 2। याद आ गई ये डायमेंशन? सही मैंने नहीं पढ़ा ए लेवल्स में। अच्छा, ए लेवल्स में नहीं पढ़ा हुआ। चलें, आपको जो ए लेवल्स वाले ना वो जरा गौर से देखें। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपने यूनिट्स तो पढ़े हुए ना, तो आपने यूनिट से ही डायमेंशन बनाने का तरीका सीख लेना है। kg फॉर मास, मीटर फॉर लेंथ, सेकंड फॉर टाइम और ऊपर पावर -2। अब बताएं, अब ठीक है? अब आप डायमेंशन ओके कर सकते हैं? यस सर। तो चार्ज की जगह पे आप AT लिख देंगे। Then, तो चार्ज की जगह पर आप जब AT लिखेंगे तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी डायमेंशन को ऐसे मेंशन करेंगे, mLT, ये -2 मिलेगा, -3, और A की भी पावर जो है वो ऊपर आके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये बच्चों डायमेंशंस हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब आप एक दफ़ा ज़रा खुद से ये डायमेंशंस डिराइव करें, फिर आगे मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और देता हूँ। हेलो बेटा, आवाज़ मेरी मुझे दोबारा ज़रा बता दें, ठीक आ रही है सब बच्चों को? यस सर। अब कोई डिस्टरबेंस या अनक्लियर तो नहीं है? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अनक्लियर आवाज़ है। चलें, इसके बाद फिर अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपने मुझे ये बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशंस क्या बनेंगी, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क पर यूनिट चार्ज फाइंड करें इसकी डायमेंशंस। ml square t minus 2 per ampere per second. अब इसको ml स्क्वायर -3 और a-1 इस तरह लिख सकते हैं। जो सिमिलर डायमेंशंस होंगी ना उसको आपने एक ही पावर के अंदर मेंशन कर देना, ठीक है? तो पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशंस भी हो गई, इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी हो गई। तो अब अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन निकाल ली है तो कैपेसिटेंस की डायमेंशन आप Q/V से भी फाइंड कर सकते हैं। तो करें इसको फाइंड। हाँ जी, क्या करते हैं ना, ये वाली डायमेंशंस जो हैं ये फाइंड आउट हो रही। चलें, ठीक हो गया। तो ये डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट इस तरह जो आपने याद रखना है, ठीक है? डायमेंशंस एक दो मरतबा यूएचएस में पूछी गई हैं और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट पूछी गई हैं, इसीलिए मैंने आपको क्लियर किया कि चार्ज को इन्वॉल्व करके आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट डायमेंशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दोबारा से करते हैं कि सी। सर एक सेकंड पिछली स्लाइड पे जाएंगे। जी जी।
ओके सर। ओके अच्छा जी, मीडियम आप देखा कि इक्वेशन है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिक को रखते हैं तो फिनोमेना क्रिएट है जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप लिखें, द इंक्रीज in the capacitance of a capacitor increase in the capacitance of a capacitor due to the presence of सर आवाज नहीं आ रही आप। hello 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 हाँ जी, अब कंटिन्यूस सर आवाज आपकी आ आवाज ब्रेक हो रही रही थी, अब ठीक आ रही है। सर अभी भी ब्रेक हो रही है। अच्छा, लेट मी सी अगेन। ये सभी स्टूडेंट्स को ब्रेक होके आ रही है या ये पर्सनली कोई इंटरनेट इशू है? सर अब सही है। अब सही है। अच्छा चलें, कोई नहीं, ऑनलाइन के साथ साथ हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो मैं बता ये रहा था बच्चों के डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी से कैपेसिटर में वो जो फिनोमेना क्रिएट होता है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। होता ये है कि कैपेसिटर की प्लेट, एक प्लेट को हमने कर दिया पॉजिटिव और एक प्लेट को हमने कर दिया नेगेटिव। अब जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसके अंदर ये होता है कि जो इंसुलेटर का वो एंड जो पॉजिटिव प्लेट के पास है वो नेगेटिव चार्ज वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है और जहाँ नेगेटिव प्लेट के करीब है वहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो फॉर्मेशन है ना, इस फॉर्मेशन को बोलते हैं डाइपोल, ठीक है। याद हो तो ये डाइपोल हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक में भी देखा था कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को किसी स्मॉल डिस्टेंस डी से सेपरेट किया जाए तो ये चीज बनती है एक डाइपोल। तो अगर मुसलसल डाइपोल्स बनते चले जाएं किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, सो दिस इफेक्ट इज नोन एज पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन की वजह से याद रखना है कि जो कैपेसिटेंस है ये हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है। उसकी वजह फॉर्मूला पे देखें, सी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। हमने पढ़ा कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1। तो जब एप्सिलॉन आर यहाँ पर आएगा तो इस वैल्यू के बढ़ जाने से कैपेसिटेंस की वैल्यू भी पहले से इंक्रीज कर जाएगी। इसीलिए पिछली स्लाइड पर मैंने लिखा कि सी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी। डाइपोल की डेफिनेशन, ठीक है, ये आपने यहाँ से देख लेनी है। द टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d दे मेक अ डाइपोल। और डाइपोल्स के बनने का जो प्रोसेस है डाइलेक्ट्रिक में उसको बोलते हैं पोलराइजेशन और इससे कैपेसिटेंस जो है वो हमेशा इंक्रीज करती है। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करना है। उससे पहले मुझे एक दफ़ा दोबारा कंफर्म कर दें कि अब मेरी आवाज़ आप सबको ठीक आ रही है? आ रही है जी सर। सर। ओके। कैपेसिटर का जो उस क्वेश्चन में एक बहुत टेक्निकल पॉइंट होता है, वो पॉइंट क्या होता है और उसको हमने कैसे डील करना है। कैपेसिटर की दो सिचुएशन हो सकती है। नंबर 1, आया कि कैपेसिटर के साथ जो बैटरी है वो कनेक्टेड है या नहीं, और यहाँ पे हम कह देते हैं नहीं, यानी कैपेसिटर जो है उसके साथ स्टिल
बैटरी कनेक्टेड है और यहाँ पर एक ऐसा कैपेसिटर है जिसके साथ कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में लिखा होता है अ कैपेसिटर इज फर्स्ट चार्ज्ड। अब वो इतने हिस्से में हमें क्या समझाना चाह रहा है? वो हमें ये समझाना चाह रहा है कि कैपेसिटर इज फर्स्ट चार्ज का मतलब ये है कि हम कैपेसिटर को चार्ज कर चुके हैं और अब उसके साथ बैटरी कनेक्टेड नहीं है। एक स्टेटमेंट आती है कि अ कैपेसिटर इज परमानेंटली कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो हमें बताना चाह रहा है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ इस वक्त बैटरी कनेक्टेड है। फिर वो स्टेटमेंट बोलता है एन आइसोलेटेड कैपेसिटर। आइसोलेटेड कैपेसिटर का मतलब ये है कि इस कैपेसिटर के साथ भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, अब ये अकेला तने तनहा जो भी जंग लड़ रहा है वो लड़ रहा है। तो हमें सवाल की स्टार्टिंग से पहले तो ये अंडरस्टैंड करना होता है कि कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्टेड है या बैटरी कनेक्टेड नहीं है। अगला सवाल तब पैदा होता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द कनेक्शन ऑफ बैटरी एंड डिस्कनेक्शन ऑफ द बैटरी। अब गौर से देखना है, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी और इसी को मैं इक्विवेलेंट टू वी क्यू बाई वी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना मुझे वेरीफाई कर दें कि ये इक्वेशंस ऑड नहीं लग रही आपको। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी भी होता है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी भी होता है। ऑल ओके? सर अच्छा, अब आपको ना एक सवाल आएगा, सवाल ये आएगा अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया कर दें इंक्रीज। तवज्जो से सवाल सुनना और फिर उसका जवाब देना। कैपेसिटर की प्लेट्स का मैं क्या इंक्रीज कर रहा हूँ? एरिया। एरिया। सवाल वो ये पूछता है कि कौन सी क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्टेड है, एरिया अगर हम चेंज कर दें तो कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस कौन सी क्वांटिटी है जिसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी? सर ई नॉट। ई नॉट नहीं, हमने मतलब कैपेसिटेंस, चले मैं और कर देता हूँ आसान। एक हम ले लेते हैं इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस, एक हम ले लेते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज, एक लेते हैं अमाउंट ऑफ पोटेंशियल और एक हम ले लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। अब एनर्जी स्टोर्ड का मैं फॉर्मूला थोड़ी पहले लिख देता हूँ, 1/2 CV², ताकि आपको याद आ जाए कि कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर में भी कैपेसिटेंस की इक्वेशन आती है। अच्छा, तो एक एक करके देखते हैं। एरिया बढ़ाने से ये बात तो अंडरस्टूड है कि कैपेसिटेंस ने बढ़ना है, तो कैपेसिटेंस तो चेंज होगी। कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी तो एनर्जी भी चेंज होगी, तो ये दोनों चीजें तो चेंज होंगी, इन पे तो इफेक्ट हो रहा है। अब दो चीजें रह गई, एक चार्ज और एक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, कैपेसिटर की प्लेट का अगर एरिया बढ़ता है तो एरिया बढ़ने से स्टिल बैटरी अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ कनेक्टेड है तो बैटरी अपने पोटेंशियल को मेंटेन रखने में पूरी ताकत लगाएगी। ये अगर बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल पहले 3 वोल्ट है तो एरिया बढ़ाने के बावजूद अगर बैटरी के साथ लगी हुई है ना, तो बैटरी का मकसद यही है कि वो कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस अपने पोटेंशियल को मेंटेन करे। तो बैटरी कनेक्टेड पे वो क्वांटिटी जिसपे कोई इफेक्ट नहीं होगा ज्योमेट्री या मीडियम चेंज करने से, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। यानी बैटरी कनेक्ट होने पे ये चीज कांस्टेंट कैटेगरी में चली जाएगी। अब एरिया के बढ़ने से कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी, चार्ज भी इंक्रीज करेगा, एनर्जी भी चेंज होगी, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज द बैटरी इज स्टिल देयर, द बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड। तो अब इस सवाल का जवाब जरा जहन में रख लें। अगर बैटरी कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्टेड है और आप कैपेसिटर की किसी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं तो कौन सी क्वांटिटी अनइफेक्टेड रहेगी? वोल्टेज। वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, बाकी सब चीज़ों पर जो फर्क है वो लाजमी पड़ेगा। अब दूसरा हिस्सा, अगर बैटरी कनेक्ट नहीं है तो गौर से देखें बच्चों एक बात को कि आपने इस प्लेट को जितना पॉजिटिव और इसको जितना नेगेटिव कर दिया है, अब आप इसके चार्ज में मजीद इजाफा या मजीद कमी नहीं कर सकते क्योंकि प्लेट पर चार्ज लाने वाली चीज़ तो बैटरी थी, ठीक है ना। तो अब अगर बैटरी ही नहीं रही तो प्लेट्स के क्रॉस ना आप मजीद चार्ज ला सकते हैं ना प्लेट से ले जा सकते हैं। तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इक्वल्स टू क्यू बाय वी में अब जो क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी वो होगी चार्ज। ठीक है,
हाँ, अब अगर आप एरिया बढ़ाते हैं तो बैटरी तो मौजूद नहीं है, तो ऑटोमेटिकली एरिया के बढ़ने से पोटेंशियल में चेंज आएगा। जो प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल है वो अब मेंटेन नहीं हो सकेगा क्योंकि बैटरी मौजूद नहीं है। लेकिन आप एरिया बढ़ा भी दें तो मजीद चार्ज तो आप नहीं ला सकते, क्योंकि चार्ज लाने के लिए तो बैटरी की ज़रूरत है। तो बच्चों, जब बैटरी डिस्कनेक्ट होगी तो कांस्टेंट रहने वाली चीज़ क्या होगी? चार्ज। और जब बैटरी कनेक्ट होगी तो कांस्टेंट रहने वाली चीज़ क्या होगी? पोटेंशियल डिफरेंस। इन दो बातों से सवाल की स्टार्टिंग आपको हमेशा समझ आएगी कैपेसिटर में, कि अगर कैपेसिटर के साथ अगर वो कहे कि एन आइसोलेटेड कैपेसिटर, तो व्हाट वुड इट मीन? बैटरी नहीं कनेक्टेड। और दूसरी बात वो इसी तरह करेगा, a capacitor is permanently connected to a voltage source। अब सवाल पैदा होता है कि ये बात समझाना इतना ज़रूरी क्यों है? ये सवाल समझाना इतना ज़रूरी इसलिए बच्चों के कैपेसिटर पर एनर्जी स्टोर की जनरल इक्वेशन जो बुक पर लिखी हुई है ना, वो लिखी हुई है 1/2 QV। पहले ज़रा ये इक्वेशन अपने पास रजिस्टर पर नोट करें ताकि मैं आपको एक और कंफ्यूजन से निकाल सकूं। लिख लिया फॉर्मूला, U इज इक्वल टू 1/2 QV। यस सर। अब एक सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है। इन प्लेट्स के दरमियान ये एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू है 10 कूलम, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये है 100 वोल्ट। बताएं ये पार्टिकल जब इधर फील्ड में मूव करेगा तो ये कितनी एनर्जी पोजेस करेगा? फॉर्मूला यूज करके बताएं। फाइव 500 जूल्स। अच्छा जी, कितना आंसर आ रहा 500 जूल्स। है? अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या इस कंडीशन में वाकई यही फॉर्मूला यूज करना था? सोच लें एक बार, फिर चांस दे रहा हूँ। यही करना था। हमने पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में बल्कि, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था Q डेल V। उसमें तो 1/2 नहीं आ रहा था, ऐसा है? जी सर। तो बच्चों याद रखें, प्लेट्स के दरमियान अगर कोई चार्ज की मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन आया है तो वहां पर एनर्जी की इक्वेशन Q डेल V यूज होगी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये एक कैपेसिटर है जिस पे इतना चार्ज स्टोर्ड है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, तो बताएं ये टोटल कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है? ये स्टोर्ड एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। यहाँ पर तो चार्ज मूव कर रहा है और मूवमेंट का ताल्लुक किस एनर्जी से है? काइनेटिक से। काइनेटिक के लिए आप यूज करेंगे यहाँ पर Q डेल V, और कैपेसिटर पर स्टोर्ड एनर्जी के लिए आप यूज करेंगे 1/2 QV। ये कंफ्यूजन क्लियर होगी सब बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो आपने जब चार्ज मूवमेंट हो तो अप्लाई करना है Q डेल V, और जब कैपेसिटर के क्रॉस स्टोर्ड एनर्जी पूछी जाए तो फिर अप्लाई करना है 1/2 QV। द नेक्स्ट थिंग, यहीं से दोबारा चलते हैं कि U इज इक्वल टू 1/2 QV। ये फॉर्मूला दो डोमेन्स में निकल जाता है। 1/2 QV, अगर हम Q इज इक्वल टू CV पुट कर देते हैं तो एनर्जी की इक्वेशन बनती है 1/2 CV स्क्वायर। दोबारा लिखते हैं इक्वेशन 1/2 QV। अगर हम V को Q बाय C पुट कर देते हैं तो कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी की इक्वेशन बनती है 1/2 Q स्क्वायर बाय C। ये इक्वेशन माइट भी आपने पहले ना पढ़ी हो, लेकिन इसकी मदर इक्वेशन यही है 1/2 QV। फर्क सिर्फ इतना है कि Q को CV से रिप्लेस कर दें तो ये फॉर्मूला, V को Q बाय C से रिप्लेस कर दें तो ये फॉर्मूला। अब ये जो दो फार्मूलाज हैं ये किस से दो डिफरेंट डोमेन्स में जाने वाले फार्मूलाज देखें। फार्मूला को देखें तो स्टोर्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस आ रही। इस फार्मूला को देखें तो स्टोर्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस आ रही। मैं अगर कैपेसिटेंस की इक्वेशन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D लिख लेता हूँ, और मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा जी कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस मैंने एरिया बढ़ा दिया है, तो आप मुझे ये बताएं कि स्टोर्ड एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? तो मैं कौन सा टेक्निकल पॉइंट भी आपको नहीं बता रहा।
उसकी बैटरी कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड? एग्जैक्टली जब तक आपको ये श्योर नहीं होगा कि बैटरी का कनेक्शन मौजूद है या नहीं मौजूद, आप मुझे राइट आंसर नहीं दे सकते। अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो दैट इज द राइट फार्मूला, और अगर बैटरी डिसकनेक्टेड हो तो दैट इज द राइट फार्मूला। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कैपेसिटर इज परमानेंटली कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स एंड द एरिया ऑफ प्लेट्स इज इंक्रीज्ड, द स्टोर्ड एनर्जी विल, तो मैंने कहा बैटरी कनेक्ट है, बैटरी कनेक्ट होगा तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, तो आप वोल्टेज वाली इक्वेशन पिक करेंगे, तो कैपेसिटेंस के बढ़ने से स्टोर्ड एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर आप कहेंगे बैटरी डिसकनेक्टेड है तो फिर कैपेसिटेंस के बढ़ने से स्टोर्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आ गई दोनों बातों की? यस सर। तो ये फर्क पड़ता है बैटरी के कनेक्ट और डिसकनेक्ट होने से, कि बैटरी कनेक्ट हो तो कैपेसिटेंस बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, बैटरी डिसकनेक्ट हो तो कैपेसिटेंस के बढ़ने से एनर्जी स्टोर जो है वो कम हो जाती है। और एनर्जी का लास्ट फार्मूला जो एक था, नंबर 2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डी। ये फार्मूला जब हम डिराइव करते हैं तो इस फार्मूला के जरिए हमें असल में ये बताना पर्पस होता है बच्चों कि कैपेसिटर मान लिया एनर्जी स्टोर करता है, बट सवाल ये स्टोर कहाँ करता है? जवाब है ये एनर्जी स्टोर करता है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर करती है? ग्रेविटेशनल फील्ड में। स्टोरिंग ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ कंजर्वेटिव फील्ड। स्प्रिंग कंजर्वेटिव फील्ड है, इलास्टिक एनर्जी आ जाती है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव है, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, और फिर इसी तरह जो कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ये पॉइंट नोट कर लें सब बच्चे कि पोटेंशियल एनर्जी कैन ओनली बी स्टोर्ड in a conservative field. Potential energy can only be stored in a conservative field. तो ये स्टोर्ड एनर्जी मेन फार्मूलाज में इस फार्मूला को नोट करना है आपने, ये वाला फार्मूला नोट करना है। इन दोनों फार्मूला से आगे कुछ चीज़ें बनती हैं, जैसे देखें एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर है, तो यहाँ से हम v फाइंड करेंगे तो वो 2u डिवाइडेड बाय सी अंडर रूट आ जाएगा। 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी इज इक्वल टू u से q फाइंड करेंगे तो वो 2uc अंडर रूट आ जाएगा। यानी हाउ पोटेंशियल कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी एंड हाउ चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। यहाँ तक हमारा जो चार्ज स्टोर करने का जो प्रोसेस है ना, या एनर्जी स्टोर करने का प्रोसेस, वो क्लियर अप हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब मुझे ये प्रोडक्ट ऑफ आर सी किसके बराबर होता है? आर क्या है? रेजिस्टेंस, सी है कैपेसिटेंस। ठीक है। खासकर जिन्होंने एफएससी पढ़ी हुई है, जिन्होंने वो बताएं। टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट के, टाइम के बराबर होता है। आपको क्वेश्चन आ जाए प्रोडक्ट ऑफ आर सी, आप जवाब देंगे टाइम, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ जाए द प्रोडक्ट ऑफ ओहम फेरेड, फिर क्या जवाब देंगे? सेकंड। सेकंड। ठीक है, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी मस्ट बी अ क्वांटिटी एंड यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट मस्ट बी अ यूनिट। अब आर सी क्या है? आर सी एक टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, कौन सा टाइम कांस्टेंट है? वो टाइम जो कैपेसिटर की चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में यूटिलाइज होता है। ठीक है, अब कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग समझाने का जो तरीका है ना, उसको मैं एक बड़े सिंपल वे में समझाता हूँ। ठीक है, आपके पास एक खाली ग्लास है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स। जब आपके पास टाइम 1 आर सी गुजरेगा ना, अब 1 आर सी कौन सा टाइम हो सकता है बच्चों? मिसाल के तौर पे रेजिस्टेंस 1 ओम है, कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड है, तो 1 आर सी का मतलब है 1 माइक्रो सेकेंड। तो 1 माइक्रो सेकेंड ये हमारा टाइम कांस्टेंट है। तो एक टाइम कांस्टेंट में इस ग्लास में कितना पानी भर जाएगा? जवाब है 63%। इसको कंपेयर करें कैपेसिटर के साथ, एक टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर की प्लेट्स पर कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा? जवाब है 63%। अगली बात,
जब टाइम 2 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा तो कैपेसिटर की प्लेट्स में जो चार्ज है वो मजीद इंक्रीज करके जो ग्लास में पानी है वो 86% तक चला जाएगा, यानी यहाँ पे मजीद चार्ज एक्यूमुलेट होगा जो डिजिट को ले जाएगा 86% तक। फिर 3rd माइक्रो सेकेंड पे ये ग्लास भर जाएगा 96%। फिर 4th माइक्रो सेकेंड पे ये ग्लास भर जाएगा 98%। 5th माइक्रो सेकेंड पे ये ग्लास भर जाएगा 99.9%। देखें 1 RC, 2 RC, 3, 4 एंड 5 RC, 5 मरतबा RC का प्रोडक्ट जब गुजरा है ना तो कैपेसिटर ऑलमोस्ट फिल हो गया। 1 RC में ये कितना फिल हुआ था? हाँ जी बेटा, कितना? 63 63%। सर, ये जो 63 आपने ऐसे ही अपने से वैल्यू दी है? नहीं, अपने से वैल्यू नहीं दी। असल में ना कैपेसिटर की चार्जिंग की एक इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन एफएससी लेवल पे यूज नहीं होती। Q = Q01 - e पावर -t ओवर RC। ये इतनी भयानक इक्वेशन देखकर आपने परेशान नहीं होना, इसलिए इस टॉपिक में हमें ना कुछ बातें सिर्फ मेमोराइज करना ज्यादा फायदे में रहता है। ठीक है, इस इक्वेशन को यूज करें तो हमारे पास RC टाइम के बाद जो आंसर आता है ना वो होता है Q = 0.63 ऑफ Q0, जिसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करके 63% पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग इस बात पे आ जाएं कि हमें आसान वाले मेथड पे जरा रहना है। तो मैं एक पानी के ग्लास की मिसाल से समझा रहा हूँ कि आप पानी के ग्लास पकड़ते हैं और समझ लें कि आपने पहला टाइम कांस्टेंट गुजारना है ना, तो आपका ग्लास जो है ना वो 63% भर जाएगा। तो आपको सवाल आएगा कि इन 1 टाइम कांस्टेंट द चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज अबाउट, क्या आंसर देंगे? 63%। 63%। आपको सवाल आएगा मैक्सिमम चार्ज स्टोर होने में कितने टाइम कांस्टेंट लग जाते हैं? 5 RC 5 5 टाइम कांस्टेंट। शाबाश। क्या कैपेसिटर कभी मुकम्मल चार्ज हो सकता है? नो, कितना टाइम चाहिए होता है फुल चार्जिंग के लिए? 6 RC। नो, इट विल बी द इनफाइनाइट टाइम। क्या टाइम होगा? इनफाइनाइट। देखिए, कैपेसिटर और जो हाफ लाइफ के टॉपिक्स है ना, इनमें बड़ी सिमिलरिटीज है। क्या कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट कभी कंप्लीटली डिके होता है? नहीं, कितने टाइम में कंप्लीटली डिके होता है? इंफिनिट। इनफाइनाइट। सेम यही इक्वेशंस कैपेसिटर की होती हैं। कैपेसिटर भी मैक्सिमम चार्ज हो जाता है लेकिन कभी भी फुली चार्ज्ड नहीं होता। ठीक है, आपको सवाल आया कैपेसिटर की फुल चार्जिंग कितने टाइम में होगी, आप जवाब देंगे इनफाइनाइट टाइम में। आपसे पूछा जाएगा कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज कितनी देर में होता है, आप जवाब देंगे 5 टाइम कांस्टेंट्स में। क्वेश्चन आएगा 1 RC में कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाता है, ये ग्लास कितना भर जाता है, द आंसर इज 63%। क्वेश्चन आएगा प्रोडक्ट ऑफ RC क्या होता है, आप जवाब देंगे टाइम। क्वेश्चन आएगा ओहम फेरेड क्या होता है, आप जवाब देंगे सेकंड। मुझे कंफर्म कर दें ये सारे सीरीज ऑफ क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से मैंने बोले हैं वो आप सबने सुने हैं, क्लियर हुए हैं? यस सर। गुड। अब आ जाते हैं चार्जिंग पर। आसान सी मिसाल से समझा रहा हूँ। फर्ज करें आप जाते हैं किचन में और किचन में देखते हैं चीनी का डब्बा। चीनी के डब्बे में थोड़ी सी चीनी पड़ी हुई है। आप बाहर आके घर वालों को क्या बताएंगे? आप ये कहेंगे कि थोड़ी सी चीनी पड़ी है या ये कहेंगे ज्यादा डब्बा खाली पड़ा? थोड़ी सी चीनी पड़ी। थोड़ी सी चीनी पड़ी है, यानी आप वहां पे प्रोटोकॉल चीनी को देंगे, खाली डब्बे को नहीं। ऑल क्लियर? तो चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, हम प्रोटोकॉल देते हैं चार्ज को, क्योंकि चार्ज यहाँ पर चीनी वाला रोल प्ले कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? वो ऐसे कर रहा है कि जब आपने चार्जिंग कर ली थी तो कैपेसिटर तो आपका मैक्सिमम चार्ज था, अब आपने इसको करना है डिस्चार्ज। तो डब्बे में चीनी इस टाइम मैक्सिमम है, लेकिन 1 RC के बाद डब्बे में कितनी चीनी रह जाएगी? 63%। 1 RC के बाद डब्बे में चीनी रह जाएगी जस्ट 37%। और कितनी चीनी चली जाएगी? 63%। ये है डब्बे का खाली हिस्सा, ये है डब्बे का वो हिस्सा जिसमें चीनी मौजूद है। आपने कौन सी बतानी? जिसमें चीनी है, मतलब चार्ज है। जितना चार्ज बच गया है। तो 1 RC के बाद जब चार्जिंग होती है तो डब्बा 63% भर जाता है
और 1 RC के बाद जब डिस्चार्जिंग हो जाती है तो डब्बे में सिर्फ 37% चीनी या चार्ज रह जाता है। समझ आई बात की? तो चार्जिंग में 37% प्रोमिनेंट हमेशा रहेगा। हमेशा, मतलब कोई भी कैपेसिटर हो, बड़ा हो छोटा हो, 1 RC के बाद उसके अंदर बचने वाला चार्ज होगा 37%। 2 RC के बाद ये और कम रह के 13% रह जाएगा। 3 RC के बाद ये मजीद 4% तक चला जाएगा, फिर 4 और फिर 5। जब 5 RC आएगा ना तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज सिर्फ 0.2 या 0.3% जो है ना, इतना रह जाएगा। तो क्या कभी कोई कैपेसिटर मुकम्मल खाली हो सकता है? नहीं। अगर ये कभी मुकम्मल भर नहीं सकता ना, तो ये कभी मुकम्मल खाली भी नहीं हो सकता। तो चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, मेन थीम कांस्टेंट आरसी है। चार्जिंग हो तो चीनी कितनी भरती है? 1 RC पे 63%, और डिस्चार्जिंग हो तो चीनी कितनी बच जाती है? 37%, गुड। मुकम्मल या मैक्सिमम चार्जिंग के लिए कितने टाइम कांस्टेंट आएंगे? 5 RC, और मुकम्मल मैक्सिमम डिस्चार्जिंग के लिए भी 5 RC। 5 आरसी से आएंगे। अच्छा, अब एक जरा हटके सवाल है, वो कौन सा करंट है जो कैपेसिटर से पास नहीं कर सकता, एसी या डीसी? AC सर। मैंने पूछा वो कौन सा करंट है जो कैपेसिटर से पास नहीं कर सकता? पता नहीं सर। शायद डीसी करंट होगा। तो ब्लॉक हो जाता है ना, ये डीसी सोर्स है ना, बैटरी है। तो डीसी सोर्स क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ये यहाँ पे तो इंसुलेटर है। कैपेसिटर के साथ सोर्स कनेक्ट सर आवाज नहीं आ रही करते हैं तो कैपेसिटर टोटल। हेलो, अब देखें तो आवाज आ रही है? सर अब आ रही है। क्लियर आवाज, लेकिन ये रिपीट कर दो। एसीडी। हाँ जी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। याद रखना है कि जो डीसी सोर्स ऑफ करंट है या डीसी वोल्टेज है, उसके जरिए कैपेसिटर में करंट ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि दरमियान में इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर को डीसी करंट या वन डायरेक्शनल करंट पास नहीं कर सकता। ये बेटा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी अब आ रही है, डिस्कनेक्ट हो गया। अब जरा कंफर्म कर दें, आवाज कट हो रही है सब, आप अब भी कट हो रही है। अभी भी कट हो रही है। हेलो, हाँ जी बच्चों, अब बताएं आवाज। जी सर Yes, अब आ sir. रही है। Now it's clear. ओके, बात दोबारा वहीं से पकड़ते हैं। ये मुझे लगता है एसी डीसी जो है ना, ये हमारी आवाज को जाकर सीधा हिट कर रहा है। इसे जल्दी जल्दी फाइनलाइज करते हैं। तो मैं बता रहा था कि डीसी करंट जो है वो चूंकि वन डायरेक्शनल होता है बच्चों, तो वो कैपेसिटर की प्लेट्स में से पास नहीं कर सकता।
एसी करंट जो होता है ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। ये एक मरतबा कैपेसिटर की एक प्लेट को पॉजिटिव एक को नेगेटिव करता है ना, तो अगले ही हाफ में नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव को नेगेटिव कर देता है। तो ये कैपेसिटर को मुसलसल चार्ज और डिस्चार्ज करने की बदौलत कैपेसिटर की प्लेट्स में से करंट को कंडक्ट करवा सकता है। यानी अगर यहाँ पर अगर हम कोई बल्ब लगाएंगे ना तो वो जलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर डीसी सर्किट में कैपेसिटर के साथ कोई बल्ब लगाएंगे तो इट विल रिमेन स्विच ऑफ। तो ये बेटा मेनली थ्योरी ये थी हमारे पास कैपेसिटर की। ठीक है, तो कैपेसिटर में मेन सर आइडिया जी एसी वाला दोबारा से डिस्क्राइब कर दें। एसी करंट का बेटा ये रूल है कि एसी करंट जो होता है ना ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है कि ये सर्किट में एक मरतबा अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है ना तो ये हाफ है, इसका नेक्स्ट हाफ आएगा तो ये सर्किट में ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। यानी अगर इसके रास्ते में कैपेसिटर लगा दिया जाए तो ये एक मरतबा एक साइड को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव कर देगा, और नेक्स्ट हाफ के अंदर ये जिस साइड को पॉजिटिव किया था उसे नेगेटिव कर देगा, जिसे नेगेटिव किया था उसे पॉजिटिव कर देगा। यानी ये मुसलसल कैपेसिटर को चार्जिंग डिस्चार्जिंग के प्रोसेस से गुजारता रहेगा। तो इस हवाले से आप ये याद रखेंगे कि जो डीसी करंट है वो कैपेसिटर से पास नहीं कर सकता, जबकि जो एसी करंट है वो कैपेसिटर की प्लेट से गो थ्रू हो सकता है। तो ये बेटा हमारी कैपेसिटर की सारी थ्योरी थी। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, कैपेसिटर से हमेशा बड़े आसान सवाल आए। ठीक है, लिहाजा आपने भी इसमें कोई परेशानी नहीं लेनी, मेन आइडियाज़ को स्ट्रीमलाइन करें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बैटरी के कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होने वाला, वो अगर आपको क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ठीक है, तो इंशाल्लाह अब आपको किसी किस्म का जो प्रॉब्लम है ना वो क्रिएट नहीं होगा। बाकी ओके रिपोर्ट दे दें आज की, जो बच्चे सुन के लिख के जवाब देते हैं वो भी बता दें। इफेक्टिव रह गया आज का लेक्चर सबके लिए। कल हम इंशाल्लाह करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देंगे। चलें, इट्स डन। ठीक है, चलें ठीक है बेटा, मैं फिर अभी लेक्चर जो है वो एंड कर रहा हूँ। जिस बच्चे को दोबारा इसमें कुछ देखना सुनना हो या जो कोई रह गया हो तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों ने सुन लेनी। क्वेश्चंस बेटा आप वेबसाइट पे जो क्वेश्चन बैंक है कैपेसिटर का उसको ओपन करें, वहाँ से क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करें। बाकी आप लोगों की जो क्वेरीज है उनको नोट करते जाना है। सैटरडे को जो आपका लेक्चर होगा ना उसमें आपके डाउट्स वगैरह जो है वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। जी अबू बकर। सर मैंने रिक्वेस्ट करनी थी, आपने कहा था कि कैलकुलेशन के लिए मेरे पास कोई पीडीएफ है, आप वीडियो पे भी बता रहे थे हाँ कि हाँ कुछ हाँ नोट्स हाँ हैं सर, कि वो शेयर कर दें हाँ ताकि अभी से प्रैक्टिस हो जाए साथ साथ, तो अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इंशाल्लाह आज उसका कोई हल निकालता हूँ, बिल्कुल निकालता हूँ। अच्छा किया याद करवा दिया मुझे, आज करता हूँ मैं उसका हल। चलें ठीक है बेटा, कल इंशाल्लाह होती है मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।